ग्रेविटेशन में हमने देखा था कि आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसी वैरी होता है विद डेप्थ एंड ऑल्टीट्यूड। यानी आप जब किसी ऑब्जेक्ट को इनसाइड द अर्थ लोगे किसी पर्टिकुलर डेप्थ पर, तब जाके जी का वैल्यू कितना चेंज हो जाता है, या आप उसको ऊपर किसी एक ऑल्टीट्यूड पे ले जाओगे तब जाके जी का वैल्यू कैसे या कितना चेंज हो जाता है। थर्ड जो हमारा है जो इक्वली इम्पॉर्टेंट है, दैट इज हम देखेंगे कि आप स्मॉल जी पर इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड और रोटेशन ऑफ अर्थ, इनका क्या असर होता है। यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किसी एक पर्टिकुलर लैटिट्यूड पर या अर्थ की रोटेशन की वजह से, दोनों को इकट्ठे हम कंसिडर करेंगे, कैसे चेंज हो जाती है। ठीक है, मैं बताता हूँ लैटिट्यूड वगैरह क्या होता है। देखो, लेट्स अस्यूम अर्थ इज अ spherical body because it is not perfectly spherical, but let's assume it is a spherical body. So ये इसका इक्वेटर हो गया, ठीक है। और मैं कोई पॉइंट लेता हूँ, लेट्स सपोज ये वाला एक पॉइंट, लेट्स नेम इट पॉइंट पी। अर्थ है, इक्वेटर है, मैंने अर्थ पे कहीं पे भी एक पॉइंट पी लिया है, ठीक है। देखो यहाँ पर आप इक्वेटर के थ्रू एक प्लेन इंट्रोड्यूस कर दो। लेट्स सपोज मैंने एक प्लेन इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। प्लेन इंट्रोड्यूस करने का मतलब है, सपोज खरबूज, ठीक है, आप इसको ऐसे काटो हॉरिजॉन्टली। ये गो मैंने इक्वेटोरियल प्लेन से, इक्वेटोरियल लाइन से एक प्लेन इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर ये इक्वेटोरियल लाइन से मैंने इसको प्लेन इंट्रोड्यूस कर दिया, आज मानो इक्वेटोरियल प्लेन, तो रू फिक्री। इस तरह अगर अगेन यही खरबूजा है, अब मैं इसको ऊपर से काट रहा हूँ ऐसे थ्रू पोल्स, यहाँ से ऐसे काट रहा हूँ, जो प्लेन यहाँ से मैं ऐसे इंट्रोड्यूस करूंगा उसको पोलर प्लेन, जिससे पोल्स की नासी, ठीक है। ये जो हमारा ये कौन सा है, ये को इक्वेटोरियल प्लेन। सो जो मैंने सर्कल बनाया ना, ये इक्वेटोरियल प्लेन है, और ये जो बीच की लाइन है ना आपकी ये वाली, ये इक्वेटर है। अब इस पॉइंट P और ये सेंटर ऑफ द अर्थ, यहां से मैं एक लाइन ज्वाइन करता हूं। क्लियर? लेट्स नेम दिस एंगल एज लैम्डा, ठीक है। अब लैटिट्यूड को कैसे हम डिफाइन करते हैं? लैटिट्यूड हम कहते हैं कि कोई भी प्लेस ऑन द अर्थ, पॉइंट मान लो, प्लेस मान लो, कोई भी प्लेस ऑन द अर्थ इक्वेटोरियल प्लेन के साथ कितना एंगल बनाएगी, वही उस प्लेस का लैटिट्यूड होता है। समझ आ गया? जैसे आपने बचपन में हिस्ट्री बुक्स पे देखा होगा 30 डिग्रीज या 0 डिग्रीज या 30 डिग्रीज, या ऐसे लिखता होता था 60, पोल्स पे 90 डिग्रीज, ठीक है। वही होता है हमारा लैटिट्यूड, ठीक है। सपोज मैं इसी पॉइंट P को यहाँ पे लाऊंगा, तो क्या एंगल चेंज हो जाएगा? ऑब्वियसली चेंज हो जाएगा। अब जो हमारा एंगल है वो ये रह जाएगा, अब ये होगा लैम्डा। यानी हर प्लेस का अर्थ पर अपना अपना एक लैटिट्यूड गिवन होता है। अच्छा, मैं फिर आस्क यू, बताओ जो प्लेस बिल्कुल इक्वेटोरियल लाइन पर होगी, यहाँ मैंने पी लाया, तो उसका लैटिट्यूड क्या होगा? सो उसका लैटिट्यूड 0 हो जाएगा, ये एंगल बिल्कुल ठप 0। इसी तरह अगर मैं यही पॉइंट P पोल पे ले आऊँ, सो लैटिट्यूड तब 90 डिग्रीज हो जाएगा। सो पोल पे जो लैटिट्यूड होता है दैट इज 90, इक्वेटर पे जो लैटिट्यूड होता है दैट इज 0। बीच में आप कहीं पे भी वैरी कर सकते हो। सो लैटिट्यूड समझ आ गया, लिख भी सकते हो डेफिनेशन। लैटिट्यूड इज डिफाइंड एज द एंगल विच द लाइन जॉइनिंग द प्लेस टू द सेंटर ऑफ द अर्थ मेक्स विद द इक्वेटोरियल प्लेन। सिंपल है, ठीक है। अब फिर से फिगर बना रहा हूँ, तो आपको लैटिट्यूड अब समझ आ गया। Let's suppose again our earth is perfectly spherical. This is our equatorial line. This is the point P. ये हो गया इसका लैम्डा। बड़ी फिगर बनाते हैं। था वो पॉइंट P, पता है सेंटर में बराबर परफेक्टली नहीं आ रहा है, बट
फॉर अंडरस्टैंडिंग, लेट्स से दिस इज लैम्डा, ठीक है। नाउ विल डू वन थिंग, हम देखते हैं कि ये जो अर्थ है, राइट, ये कोई भी प्लेस अर्थ पे हो, ठीक है, और इस पोर्शन का सपोज हम मास भी इंट्रोड्यूस करते हैं, लेट्स से दैट इज m, ठीक, या इन अदर वर्ड्स यू कैन ऑल्सो से कि यहाँ पे मैंने पॉइंट पी पर एक मास m रखा है, ये हमारी पोलर एक्सिस जो पोल्स के थ्रू पास होगी, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल, क्लियर। अर्थ रोटेट कर रही है, अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करती है, ऐसे की तरह, ना कि ईस्ट टू वेस्ट, सो इट गोज लाइक दिस, वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेगी अबाउट इट्स पोलर एक्सिस, क्लियर। Here I want to introduce a force, a pseudo force, that is centrifugal force. सुना होगा ना, कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर आप रोटेट करते हो ना, बेसिकली जो उस पर फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो अंदर की तरफ उसको एक्सेलरेट करवाता है। लेकिन हम कहते हैं कि हम खुद से फिर एक दूसरा फोर्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं जो इक्वल एंड ऑपोजिट सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, उसको हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसको हम खुद से क्यों इंट्रोड्यूस करवाते हैं और व्हाई इट्स नेम इज स्यूडो फोर्स, अब आगे लॉज ऑफ मोशन में देखोगे, ठीक है। इतना याद रखो कि कोई भी चीज अगर रोटेट कर रही है तो उस पर बाहर की तरफ एक फोर्स लगता है, उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सो लेट्स अज्यूम यहाँ से बाहर की तरफ एक फोर्स इसी मास m पर लग रहा है और वो हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, क्लियर। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की जो फॉर्मूला है वो वही होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स की होती है, दैट इज mv² r, क्लियर। सो दिस इज योर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, mv² r, where r is the radius, m is the mass, v is the velocity। अब इसमें देखो किसका रेडियस, किसकी वेलोसिटी, किसका मास। मास तो हमें पता है इस ऑब्जेक्ट का है, राइट। जब ये बंदा घूमेगा, ये ऑब्जेक्ट घूमेगा, क्यों, क्योंकि अर्थ भी घूम रही है, सो ये वाला रेडियस कवर करेगा, राइट, ये ऊपर का वो रेडियस कवर करेगा। लेट्स से कि वो जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, डायग्राम बना कहाँ बना, स्मॉल आर, इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर, ये मास m घूम रहा है इस रेडियस में फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ओके। रेडियस पता लगी, मास भी पता लगी, वेलोसिटी देखो, सिंस इट इज ऑन द अर्थ, राइट, सो जिस वेलोसिटी से अर्थ घूम रहा है उसी वेलोसिटी से ये मास m भी घूमेगा, ठीक है। हम कंसिडर करते हैं कि जो एंगुलर वेलोसिटी है अर्थ की, लेट्स अज्यूम दैट इज ओमेगा, तो इस मास m की भी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, ओमेगा। फॉर्मूला हमारे पास लीनियर वेलोसिटी है, स्मॉल दिस v, इसको जब कन्वर्ट करते ओमेगा में तो हमारी दूसरी फॉर्मूला जो बनती है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की, दैट इज mr ओमेगा²। आई होप आपको ये याद है, सिंपल v और ओमेगा को कन्वर्ट करना है, v/r इज ओमेगा, उसी से निकल जाता है। सो एंगुलर वेलोसिटी के इन टर्म्स में जब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखते हैं वो होता है mr ओमेगा², राइट। अब हमें इस ऑब्जेक्ट की क्या मिल गई, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब हमने कहा दिस इज आवर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज mr ओमेगा², दिख रहा है। आई विल डू वन थिंग, मैं इस बॉडी को रेस्ट पे लाता हूँ, अर्थ रोटेट कर रही है ना, मैं इसको रेस्ट पे लाता हूँ। जब मैं इसको रेस्ट पे लाता हूँ मैं कहता हूँ ये जो मास m है, क्या इसको अर्थ अपनी तरफ खींचेगी, यस, ग्रेविटी। कितनी एक्सेलरेशन से खींचेगी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल g से खींचेगी, राइट। सो इस पर जो वेट होगा इसका, जब मैं अर्थ को ये करा रहा हूँ, अज्यूम कर लो अर्थ इज एट रेस्ट, ठीक है। सो इस बॉडी पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी दैट विल बी g, राइट। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ड्यू
on the body due to mass, and this mass of earth will be small g, correct? What will be the weight of the body? इस बॉडी m मास का वेट कितना होगा? वही से ट्रू वेट ऑफ, भाई ट्रू वेट बिकॉज मैंने इसको रुकाया अर्थ को, ट्रू वेट ऑफ मास m विल बी इक्वल टू सिंपल mg। वेट कैसे निकालते? mg, ठीक है, इतना समझ आ गया। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दिखा है मैंने इस बॉडी पर, क्या होगा जब अर्थ रोटेट कर रही होगी, उसका ट्रू वेट क्या होगा जब अर्थ रुक के होगी। क्लियर? लेकिन हम क्या देखते हैं कि एक्चुअली में जो अर्थ है वो रुकी हुई नहीं है, बट इट इज रोटेटिंग अबाउट इट्स पोलर एक्सिस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, राइट? सो तब जी चेंज हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस, वही से तब हमारा जी चेंज हो जाता है। और अगर जी चेंज हो गया तो इसका वेट भी चेंज हो जाएगा, यस, और तब जाके हम कहते हैं apparent weight. So apparent weight of mass m will be mg dash। ये कब हुआ? जब हमने क्या बोला कि while the earth is rotating, acceleration due to gravity bg dash, while the earth is rotating, acceleration due to gravity b g dash, therefore apparent weight of the mass m, apparent weight of mass m will be mg dash। So this is your true weight, this is your apparent weight। clear? अच्छा, अब देखो, अगर मुझे ट्रू वेट दिखाना होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ होती है, सो ट्रू वेट भी कहाँ की तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। और ट्रू वेट जो होगा सेंटर, इस मास एम को टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ होगा, सो इट विल बी इन दिस डायरेक्शन। सो दिस इज योर mg टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। व्हाट अबाउट दिस mg डैश फिर किस डायरेक्शन में होगा? अगर आप ध्यान से देखोगे, ये जो मेरा mg है ना, क्लियर, और मेरा mr ओमेगा स्क्वायर, ये मेरे दो वेक्टर्स है, और मैं इन दो वेक्टर्स को, इनका रिजल्टेंट निकाल सकता हूँ। जो इन दो का रिजल्टेंट निकलेगा, किस किस का? mg का, ट्रू वेट का, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का। mg वेट है, वेट इज ऑल्सो अ फोर्स, दिस इज ऑल्सो अ फोर्स, दोनों का जो रिजल्टेंट निकलेगा वही मेरा क्या होगा? अपैरेंट वेट। सो अपैरेंट वेट यहाँ पे कुछ नहीं है, बट इट इज द रिजल्टेंट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड ट्रू वेट ऑफ द मास m। ठीक है? देखो, दो तरफ से समझाऊंगा कैसे होगा। पहले ये सिंपल याद ही रख लो, उसके बाद मैं बोलूंगा क्यों होता है। कि ये जो आपका अपैरेंट वेट होगा वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और आपका ट्रू वेट का रिजल्टेंट होगा। अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है, सो पैरेललोग्राम लॉ में सबसे पहले इन दोनों को देखो, मैं इनका एक पैरेललोग्राम बनाता हूं। तो ये पैरेललोग्राम एक बन गया, और रिजल्टेंट हमेशा पैरेललोग्राम का डायगोनल होता है। सो हियर इज द रिजल्टेंट ऑफ द पैरेललोग्राम, दिस पैरेललोग्राम, और ये इसका क्या बन गया? रिजल्टेंट। यही रिजल्टेंट जो होगा, यही आपका अपैरेंट वेट mg डैश होगा। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, कैसे समझो। भूल जाओ मैंने पैरेललोग्राम बनाया वगैरह, ये mg था, क्या वेक्टर है, इसको दो कंपोनेंट्स में कर सकते हैं। यस, एक कंपोनेंट होगा mg डैश वाला वेट का, एक कंपोनेंट mg डैश, और दूसरा कंपोनेंट होगा अलोंग दिस डायरेक्शन, राइट? एक कंपोनेंट इसका mg डैश है, दूसरा कंपोनेंट इसका अलोंग दिस डायरेक्शन है, r की डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में। अगर आप ध्यान से देखोगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को ये फोर्स कैंसिल आउट कर रहा है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को mg का ये कंपोनेंट कैंसिल कर रहा है, बचा खाली कौन सा कंपोनेंट? ये वाला। यही हमारा क्या बन जाता है? अपैरेंट वेट। समझ आ गया? क्लियर हो गया? सो सिंपल, या तो ऐसे याद रख लो कि ये दोनों का क्या है? रिजल्टेंट। डायगोनल ड्रॉ कर दो पैरेललोग्राम का, या ऐसे कह दो मैंने इन दोनों को क्या कर दिया, mg को मैंने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर दिया। एक कंपोनेंट जो है वो ऑपोजिट और इक्वल है, सेंट्रीफ्यूगल को कैंसिल कर रहा है, दूसरा जो कंपोनेंट है वही जो बच गया वहां पे, वही आपका अपैरेंट वेट है। ठीक?
लेट्स मूव एंड लेट्स डू द मैथ्स नाउ। आपको पता है मुझे एम जी डैश का वैल्यू चाहिए, उसी से मुझे जी डैश का वैल्यू मिलेगा जो मुझे चाहिए कि इफेक्ट क्या पड़ता है लैटिट्यूड और रोटेशन से। अब एम जी डैश का रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं आपको पता है, आप फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा। बट उससे पहले मैं एक इक्वेशन लिखूंगा, ध्यान से देखना। ये लैम्डा है राइट, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा लैम्डा, है ना। ये अगर लैम्डा है सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये भी लैम्डा हो जाएगा राइट। अब देखो, अगर आप देखोगे ये जो स्मॉल आर है, ये क्या है स्मॉल आर, उस वाले सर्कल का रेडियस, और ये क्या है ये कैपिटल आर है, बड़े अर्थ का रेडियस, ये कैपिटल आर ये स्मॉल आर। सो अभी फोर्सेस भूल जाओ कि ये एम जी है, ये एम जी डैश है, वो सब भूल जाओ ठीक है। ये मान लो ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है और ये बीच में एंगल है। अब ट्राइंगल देख लो, लेट्स नेम इट ओ पी क्यू, ओ पी क्यू। सो इन ट्राइंगल ओ पी क्यू कॉस ऑफ लैम्डा किसके बराबर होगा, यू नो कॉस थीटा इज बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। बेस इज आर, बेस इज स्मॉल आर एंड योर हाइपोटेन्यूज इज कैपिटल आर। सो स्मॉल आर किसके बराबर आ गया, आर कॉस ऑफ लैम्डा। इसको इधर ही रखते हैं, यूज करेंगे इक्वेशन हम आगे, ठीक है। बस नाउ कमिंग बैक, ये हमारा था एम जी, तो इसके कंपोनेंट्स थे और मुझे एम जी डैश चाहिए। सो डायगोनल का वैल्यू यानी रिजल्टेंट का वैल्यू कैसे निकालते हैं, वी नो रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस ऑफ थीटा राइट। द थिंग इज ए स्क्वायर क्या है, वन ऑफ द वेक्टर्स एम जी, बी स्क्वायर क्या है दूसरा वेक्टर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, दोनों का रिजल्टेंट चाहिए ना मैं एम जी डैश, तो पहला कौन सा है एम जी, दूसरा कौन सा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। थीटा कौन सा होता है एंगल, थीटा होता है जो इन दो ए और बी का बीच में एंगल होगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है एम जी और एम आर, वो ये वाला एंगल है, ये वाला करेक्ट। एम जी और एम आर ओमेगा स्क्वायर के बीच का जो एंगल है वो ये वाला एंगल है। और अगर प्रॉपरली देखोगे वो कितना होगा, यहां से लेकर यहां तक टोटल अगर मैं कर दूं 180 हो गया। सो 180 में से लैम्डा हटा दो तो वो हमारा बाकी एंगल थीटा हो गया, 180 में से लैम्डा हटा दो सो वो हमारा बाकी का एंगल हो गया। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो रहा है पॉज कर दो वीडियो को और देखो कैसे 180 माइनस लैम्डा होगा। सो थीटा विल बी 180 माइनस लैम्डा। लेट्स पुट द वैल्यूज नाउ। सो आर रिजल्टेंट, इन दिस केस हमारा रिजल्टेंट क्या है एम जी डैश, तो लिख लेते हैं यहाँ पे विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर की जगह लिखते हैं, लेट्स यूज एम जी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं एम आर ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस ये वाला पोर्शन मैं रब कर लेता हूँ, ट्वाइस ए अगेन एम जी बी अगेन एम आर ओमेगा स्क्वायर राइट कॉस ऑफ थीटा भी मैंने कहा 180 माइनस लैम्डा, दिख रहा है पूरा स्क्रीन पे। सो एम जी डैश विल बी इक्वल टू दिस होल टर्म राइट। यहां ध्यान से देखना, एम यहाँ पे एम स्क्वायर है, यस यहाँ पे एम स्क्वायर है, यस एम इंटू एम क्या हो जाएगा एम स्क्वायर, यहाँ पे भी एम स्क्वायर है, तीनों टर्म्स में एम स्क्वायर है, मैं कॉमन निकाल सकता हूँ। अब जब मैं कॉमन एम स्क्वायर निकाल रहा हूँ तो स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा और एम बाहर आ जाएगा रूट से। सो आपका यहाँ पे हो जाएगा, मैं यहीं पे दिखाता हूँ, यहाँ पे एम स्क्वायर सबसे कॉमन आ गया, सब में से कॉमन आ गया एम स्क्वायर राइट, और वो रूट से क्या आ जाएगा बाहर। जो ही वो रूट से बाहर आ गया, ध्यान से देखना, सो एम आएगा रूट से बाहर
तो यहाँ से भी लेफ्ट साइड से क्या है m, यहाँ से भी क्या है m, ये m और ये m क्या हो जाएगा कैंसिल। सो आपका m सारा का सारा कैंसिल हो जाएगा। इवेंचुअली जो आपको इसमें रहेगा दैट विल बी, लेफ्ट साइड से हम कैंसिल, इट विल बी g डैश इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर प्लस ट्वाइस g r एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, नाउ आई यूज दिस इक्वेशन, यहाँ पे मैं स्मॉल r, यहाँ पे भी स्मॉल r है, यहाँ पे भी स्मॉल r है, ये चेंज करके मैं कैपिटल R cos लैम्डा डाल रहा हूँ। तो ध्यान से देखो, सो इट विल बी g डैश विल बी इक्वल टू g स्क्वायर ऐसे प्लस स्मॉल r की जगह क्या लिखेंगे r cos ऑफ लैम्डा, साथ में कौन है ओमेगा स्क्वायर, बाहर अपना स्क्वायर प्लस ट्वाइस g इंटू अगेन स्मॉल r की जगह r cos ऑफ लैम्डा, साथ में ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस। व्हाट इज cos ऑफ 180 माइनस थीटा? इट इज माइनस cos ऑफ थीटा। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के थोड़ा बहुत चेक कर लो अपने वैल्यूज। सो इट इज माइनस cos ऑफ थीटा, वो माइनस जो है वो बाहर आ जाएगा यहाँ पे, और cos ऑफ थीटा यहाँ पे, थीटा इन आवर केस इज लैम्डा, सो cos ऑफ लैम्डा। क्लियर? ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक वी विल डू हियर? यहाँ पे और हमारे पास g कॉमन हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज करूंगा, जहां पे g कॉमन नहीं है उधर से मैं डिवाइड में g रख दूंगा। ठीक, सपोज मैं आपको ऐसे कहूं कि मेरे पास है x प्लस वाई, दोनों में मुझे x कॉमन निकालना है, बट आप कहोगे सर पहले में तो x है, चलो आपने पहले में x निकाल दिया कॉमन, तो अंदर क्या रहेगा, यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पे तो x है ही नहीं, यहाँ पे आप कैसे कॉमन निकालोगे? यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे x से, फिर ताकि जब आप वापस मल्टीप्लाई करो ना तो x इंटू 1 क्या हुआ, वापस x जब यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा सो x और x कैंसिल हो जाएगा, वापस क्या आ जाएगा y। सिमिलरली यहाँ पे जहाँ पे g नहीं है ना वहाँ भी मैं कॉमन निकालूंगा, बट साथ में डिवाइड में रख दूंगा g। ठीक, सिमिलरली अगर मैं g स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो डिवाइड g स्क्वायर होगा, g क्यूब कॉमन निकालूँ तो डिवाइड बाई g क्यूब होगा। क्लियर? लेट्स डू द सेम थिंग ओवर हियर। मैं जी स्क्वायर कॉमन निकालता हूँ, यहाँ तो हमारा जी डैश है, जी डैश है राइट, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर में कॉमन निकाल रहा हूँ, यहाँ से जी स्क्वायर कॉमन निकाल तो यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस, क्या इसमें कहीं भी जी स्क्वायर था? नहीं, जब जी स्क्वायर नहीं है मैं कॉमन निकाल, सो डिवाइड भी क्या करेंगे जी स्क्वायर, सो इट विल बी r cos ऑफ लैम्डा ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी स्क्वायर। ठीक है, और ऊपर का स्क्वायर, इसका ख्याल रखो, ऊपर भी क्या आ गया, स्क्वायर आ गया राइट, माइनस यहाँ पे एक जी था जब मैं कॉमन निकाल रहा हूँ, लेकिन आपने निकाला क्या जी स्क्वायर, सो डिवाइड भी क्या करना है एक जी, क्योंकि एक जी था इसके पास, सो यहाँ पे हो जाएगा माइनस ट्वाइस, यहाँ पे भी एक और चीज, पहले ऊपर का न्यूमरेटर को भी सॉल्व, ये तो पता लगे डिवाइड बाई क्या करना है एक जी, अब ऊपर न्यूमरेटर का हिसाब देख लो, यहाँ पे आपके पास है cos ऑफ लैम्डा, तो क्या हो गया cos स्क्वायर लैम्डा, जैसे यहाँ पे भी बनेगा ना cos स्क्वायर लैम्डा, क्योंकि बाहर क्या है इसको स्क्वायर, यहाँ पे भी क्या बन जाएगा cos ऑफ लैम्डा इंटू cos ऑफ लैम्डा, दैट इज cos स्क्वायर ऑफ लैम्डा। और जो बाकी टर्म है वो लिख लेते हैं, तो बाकी टर्म हमारी है जी कॉमन निकाला, तो इट विल बी r ओमेगा स्क्वायर एंड देन इट विल बी cos स्क्वायर लैम्डा। क्लियर, इतना हो गया? ओके, ये हमारा सब रूट में। अब देखो ये जी स्क्वायर क्या हो जाएगा, इससे बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ से जाएगा जी डैश इज इक्वल टू रूट से बाहर निकला, क्योंकि ये और रूट कैंसिल, अंदर वापस आपकी टर्म रह जाएगी, सारी की सारी रूट में होगी, दिस इज 1 प्लस स्क्वायर दे दो r स्क्वायर cos स्क्वायर लैम्डा ओमेगा 4 हो जाएगा, क्योंकि डिवाइड बाई g को भी 4 हो जाएगा, ठीक, माइनस ट्वाइस r ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई g cos स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अब यार ध्यान से देखो,
ये वाली जो टर्म है आर ओमेगा स्क्वायर जी, इसका वैल्यू मुझे पता है। कैसे? देखो आर ओमेगा स्क्वायर जी, आर आपको पता है इट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ, कितना होता है 6400 किलोमीटर्स, दैट इज यहाँ इसको ऐसे लिखते 6.4 इंटू 10⁶ मीटर्स भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, वही हो गया 6400 किलोमीटर्स, ये मीटर्स में लिखा मैंने। ओमेगा क्या होता है? ओमेगा होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। पहले डिस्प्लेसमेंट सिंपल पहले पता है, डिस्प्लेसमेंट सॉरी दिस इज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। जैसे दिस वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। एंगुलर वेलोसिटी किसके बराबर होगी? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। द थिंग इज जब ये गोल चक्कर मारता है ना, सो कितना एंगल कवर कर रहा है? 360। रेडियंस में कैसे लिखते हैं? 2 पाई। सो मैं लिखूंगा वेलोसिटी की जगह 2 पाई डिवाइड बाई टी। टी मीन्स कितना टाइम लगा, टाइम पीरियड इसका, ये 2 पाई कवर करने में। ऊपर क्या इसको डालेंगे? स्क्वायर, ठीक है। और डिवाइड बाई क्या है? जी। जी का भी वैल्यू हमें पता है कितना है, 9.8, ठीक राइट। देखो 2 पाई का भी वैल्यू हमें पता है। टी का वैल्यू कैसे निकालोगे? सो टी का वैल्यू निकालने के लिए आई विल से टी इज इक्वल टू टाइम पीरियड इज इक्वल टू एक सेकेंड्स में निकालना है मुझे। एक रोटेशन मारने के लिए इसको कितने घंटे लगते हैं अर्थ को? 24 घंटे। एक दिन लगता है तो 24 घंटे लगते हैं, हो गया 24 घंटे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। एक मिनट में कितने सेकेंड्स होते हैं? 60। सो इसका वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। 2 पाई का भी वैल्यू पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, यानी आर ओमेगा स्क्वायर जी का जो वैल्यू आता है वो जब सॉल्व करोगे वो आता है 1/298, ठीक है। 289 नॉट 290, 289। सो ये वैल्यू छोटा है, यस। 1 को कितने टुकड़े कर रहे हैं? 200, 289। सो ये वैल्यू बहुत छोटा है। अगर ये वैल्यू छोटा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे है आर स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, जी का भी, जी स्क्वायर का फर्दर स्क्वायर। सो ये टर्म कितनी छोटी हो जाएगी फिर? दैट इज टू से ये जो यहाँ पे आर ओमेगा स्क्वायर जी था ना, ये कितना छोटा है? 1/289। यहाँ पे इसी आर ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, राइट। अगर ये होल स्क्वायर है सो ये इसका ऊपर से एक और स्क्वायर कर दो, सो ये फर्दर छोटी हो जाएगी। अगर मैं कहूँ मेरे पास 1/5 है, छोटी टर्म है, हाँ 1 के 5 हिस्से कर रहे हैं तो छोटी टर्म होगी ना। अगर मैं अब इसी का स्क्वायर कर दूँ, ये क्या हो गया? 1/25। अब 1 के 25 हिस्से करने, सो वो और भी छोटा हो गया ना, राइट। सो अगर ये पहले से ही कम है, सो ये जो टर्म है ना यहाँ पे, जो मैंने यहाँ पे खोल के लिखी, यानी इसी का स्क्वायर जो यहाँ पे था, ये फर्दर बहुत छोटी हो जाएगी, राइट। सो हम इसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। वाई? बिकॉज दिस इज वेरी मच लेस। सो ये टर्म पूरी हम नेग्लेक्ट कर लेंगे, ये पूरी टर्म हम नेग्लेक्ट कर लेंगे। वहाँ खाली जो बचेगा दैट विल बी 1 माइनस दिस होल टर्म। इसको नहीं, 1/289 को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे, वी विल टेक दिस। बट ये जो टर्म है ना, ये बहुत छोटी हो जाएगी क्योंकि ये 1/289 का भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सो आई नेग्लेक्ट दिस टर्म। अब जो मैं सिंपल यहाँ पे इसको नेग्लेक्ट कर लो। अब जो मेरे पास रहा दैट इज 1 माइनस ट्वाइस दिस, ऊपर से हमारे पास क्या है? इसका रूट, ठीक है। अच्छा, रूट को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस ट्वाइस आर ओमेगा स्क्वायर डिवाइड बाई जी कॉस स्क्वायर लैम्डा होल रेज पर 1/2। रूट कैसे भी लिख सकते हैं, रूट इज 1/2, ठीक। देखो ये वाली जो टर्म अभी हमने कहा ये 1 से क्या है? बहुत छोटी है। सो बाइनॉमियल एक्सपेंशन में क्या होता है, जब दूसरी टर्म 1 माइनस दूसरी टर्म 1 से काफ़ी छोटी होती है, पावर आप नीचे ला सकते हो। सो जी डैश अगर पढ़ा आपने बाइनॉमियल, तो आपको याद होगा। अब नहीं जिसने पढ़ा वो सिंपल याद रख लो, सेकेंड टर्म जब फर्स्ट टर्म से बहुत छोटी होती है ना, 1 से बहुत छोटी होती है, सो पावर नीचे आ जाता है। सो पावर नीचे आ गया और बाकी टर्म अपनी वापस आर ओमेगा स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर लैम्डा 2/2 कैंसिल। यहाँ पे क्या बचा? जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर ऑफ लैम्डा, ठीक है।
अब जी से मल्टीप्लाई कर लो इसको, जी इंटू 1 क्या हो जाएगा, जी ही, जी इंटू वहां जाके जी जी कैंसिल हो जाएगा। सो जी डैश किसके बराबर आती है, इवेंचुअली हमने निकाल दिया जी डैश का वैल्यू ड्यू टू रोटेशन एट डिफरेंट लैटिट्यूड्स। तो जी डैश का वैल्यू जो होता है दैट इज जी ओरिजिनल माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऑफ लैम्डा। ठीक है, अब इसी का वैल्यू देखते हैं जब आप इक्वेटर पे जाओगे, जब आप पोल्स पर जाओगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं कहूँ आपको कि लेट्स से इक्वेटर पे जाओ तो लैम्डा जो है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये टर्म 0 कॉस स्क्वायर लैम्डा। और अगर मैं कहूँ कि पोल्स पे जाओ तब लैम्डा कितना हो जाएगा, तो लैम्डा 90, सो ये लैम्डा टर्म 90 हो जाएगी। तब करना है कॉस स्क्वायर 90 और वैल्यूज निकाल ले। लेट्स सी, बिफोर गिविंग द वैल्यूज ऑफ लैम्डा एट इक्वेटर एंड पोल्स, यहाँ से पहले एक डिडक्शन निकालते हैं कि अगर मैं आप जनरली पूछूं आपको कि रोटेशन की वजह से आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, दिस वन अपैरेंट, क्या वो ओरिजिनल से ज़्यादा है कि कम है, यू विल से कि माइनस साइन है, यानी इससे ये चीज़ निकालनी है। सो ऑफकोर्स कम ही होगा। सो वी से ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन, ऑन अकाउंट ऑफ रोटेशन द acceleration due to gravity, the acceleration due to gravity decreases ki increases, it decreases. ठीक है, so on account of rotation of earth the acceleration due to gravity decreases. अब इक्वेटर पे कितना डिक्रीज करती है और पोल पर देखो क्या हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इतना जनरल तो पता है कि रोटेशन की वजह से डिक्रीज हो जाती है। और लैटिट्यूड की वजह से देखते क्या होगा, दो चीजें है ना, एक लैटिट्यूड और रोटेशन। रोटेशन की वजह से तो पक्का डिक्रीज होती है। अब देखो लैटिट्यूड की वजह से, यानी हम लैम्डा का वैल्यू देंगे। सो हमारी जो इक्वेशन थी g इज इक्वल टू, इट वाज इक्वल टू g डैश माइनस, सॉरी, g डैश इज इक्वल टू g माइनस आर स्क्वायर, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा। ठीक है, अब हम लैम्डा का डिफरेंट वैल्यूज देते हैं। एट इक्वेटर लैम्डा विल बी इक्वल टू 0, कॉस ऑफ 0 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे पुट कर दो, जी डैश का वैल्यू विल बी जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, 0 भी 1 ही आ जाएगा। सो ये क्या आ गया 1 यहाँ पे। सो जी डैश का जो वैल्यू है दैट इज बेसिकली इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, डिक्रीज की इंक्रीज, जी से डिक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, दिस टर्म आर ओमेगा स्क्वायर टाइम्स डिक्रीज हो रहा है। क्लियर हो गया, समझ में आ गई बात। ठीक है, सो इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी मिनिमम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द इक्वेटर इज मिनिमम। ठीक, पोल्स पे आते हैं। एट पोल्स लैम्डा इज 90, cos 90 इज 0। सो अब जो इक्वेशन बन गई, जी डैश विल बी इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर इंटू 0। अच्छा, जब 0 से मल्टीप्लाई करोगे ये सारी टर्म कैंसिल, सो जी डैश विल बी इक्वल टू जी। यहां से आपको क्या पता लगा, यहां से पता लगा नो डाउट रोटेशन से क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। क्या चेंज हो जाता है, एक्सेलरेशन ग्रेविटी कम होता है, इंक्रीज होता है, कम ही होता है। बट पोल्स पर आके ये चेंज हो रहा है कि सेम रह रहा है, पोल्स पे आके ये चेंज नहीं होता है, ये सेम होता है। सो आपको एंट्रेंस में ऐसे सवाल पूछ सकते हैं कि हमने फलानी एंगुलर वेलोसिटी दी है अर्थ की, ठीक है, लेट्स सपोज कुछ एंगुलर वेलोसिटी अर्थ की दी है, रेडियस ऑफ द अर्थ भी दिया है, बोलो पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना कम हो जाएगा। सो आप गलती से ये नहीं करना कि यहाँ पे डाल दोगे ओमेगा वगैरह और लैम्डा भूल जाओगे। आप याद रखना कि पोल्स पर इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रोटेशन, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ रोटेशन हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम रहता है, क्योंकि ओमेगा 0 हो जाता है। अच्छा, दूसरी तरीके से अगर ये क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, वो बोल सकते हैं दो सिनेरियोज। एक सिनेरियो में अर्थ रोटेट कर रही है, दूसरे सिनेरियो में अर्थ रुकी हुई है। बताओ एक मास पोल पर है, तो उस मास को ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस सिनेरियो में
महसूस एक्सपीरियंस करेगा वो? क्या फर्स्ट केस में एक्सपीरियंस करेगा, सेकंड केस में एक्सपीरियंस करेगा? यानी जब अर्थ रोटेट कर रही है तब वो कम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्सपीरियंस करेगा, या अर्थ जब रेस्ट पे? सो यहाँ पे इंसान सोचे अच्छा रोटेट कर रहा है, सो मीन्स डिक्रीज हो जाएगा। सो यू विल से कि इन द फर्स्ट केस जब ये रोटेट कर रहा था, सो वहाँ ही आपका क्वेश्चन या आपके कॉन्सेप्ट्स वीक हो जाते हैं। वाई? बिकॉज इर्रेस्पेक्टिव की रोटेट कर रहा है, रेस्ट पे कर रहा है, पोल पर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज नहीं होता। इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट लेना। किसी ये मैथमेटिक्स पढ़ा ना, फिर क्वेश्चन ऐसे डाल सकते हैं वो, ठीक है? इसलिए रट्टा नहीं याद रखा, कॉन्सेप्ट यही होता है लेना किसी चीज़ से, तो तब आपको समझ आएगा। आप ओमेगा का वैल्यू कुछ भी दो, जीरो से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा सारा खत्म हो जाएगा। सो इसीलिए पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल रिमेन सेम इर्रेस्पेक्टिव अर्थ रेस्ट पे है, इर्रेस्पेक्टिव अर्थ रोटेट कर रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? सो आपके पोल्स पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैक्सिमम होती है, इक्वेटर पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मिनिमम होती है। क्लियर हो गया? ठीक है, फ्रैक्शनल डिक्रीज वगैरह वो आपको पता है कैसे निकालना है, वो आप निकाल सकते हो फिर से। लेट्स सी इसमें कुछ और भी पॉइंट्स हैं। वन लास्ट पॉइंट इसमें कि यहाँ पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये आपके इक्वेटर पे है। सो लेट्स अज्यूम दिस इज GE। यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दिस इज ड्यू टू पोल। सो लेट्स अज्यूम दिस इज GP। दोनों में अगर डिफरेंस निकालोगे GP माइनस GE अगर मैं करूँ, सो सीधे पता लग रहा है किसके बराबर होगा। GP माइनस GE अगर मैं करूँ, सो यहाँ से वो सीधे ये वाली जो टर्म है R ओमेगा स्क्वायर, इसमें यही एक्स्ट्रा है ना, यहाँ पे भी G है, यहाँ पे भी जो माइनस करो, सो यहाँ पे क्या बचेगा खाली R ओमेगा स्क्वायर। सो दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है, यानी दोनों में जो डिफरेंस है ना, वो इस टर्म की है, R ओमेगा स्क्वायर की है। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज, अगर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे आता है, मास है और मैं इसको इक्वेटर पे ले रहा हूँ तो उसका कुछ वेट होगा, और फिर मैं इसी मास को पोल्स पे ले रहा हूँ, उसका कुछ वेट होगा। बताओ वेट ज़्यादा कहाँ पे होगा? देखो दोनों जगह मास तो सेम रहेगा ना, वेट इज mg, राइट? दोनों जगह मास तो सेम रहेगा ना, सो खेल किसका है? खाली g का। अब इक्वेटर पे g कम हो जाता है, सो इसलिए मास भी वहाँ, वेट भी वहाँ पे क्या हो जाएगा? कम। और पोल्स पर g मैक्सिमम हो जाता है, तो वहाँ पे वेट भी क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। सो द थिंग इज, जब आप इक्वेटर से किसी ऑब्जेक्ट को पोल की तरफ लाओगे, इसका वेट इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। व्हाई? बिकॉज g गोज ऑन इंक्रीजिंग एंड इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स। व्हाई? बिकॉज g इज मैक्सिमम एट द पोल्स। मास तो सेम रह जाएगा। अच्छा, सो ये भी हमने देखा। इनफैक्ट इससे आप ये भी निकाल सकते हो, अगर मैं दोनों को m बाहर मल्टीप्लाई कर लूँ, सो दिस इज m इंटू जी, दोनों का सब्ट्रैक्शन भी g ही देगा ना, m इंटू जी, दैट इज वेट। सो वेट में जो डिफरेंस आएगी ना, डिफरेंस ऑफ g निकाली ना, पीछे m मल्टीप्लाई कर लो, सो डिफरेंस इन क्या मिल जाएगी? वेट। सो डिफरेंस इन वेट जो होगी दैट इज m r ओमेगा स्क्वायर। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। R ओमेगा स्क्वायर खाली किसकी डिफरेंस है? g की डिफरेंस है, पीछे m मल्टीप्लाई करो, सो वेट की डिफरेंस मिल गई आपको, राइट? और ये जो g की डिफरेंस है, ये अब मैं भूल जाओ, खाली मैं g की डिफरेंस बोल रहा हूँ, ये r ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू आप निकाल सकते हो। यस, r का वैल्यू पता है, हाँ, दिस 6400 किलोमीटर। ओमेगा निकाल सकते हो, यस, 2 पाई डिवाइडेड बाई 24 इंटू 60 इंटू 60। तो r ओमेगा स्क्वायर का जो वैल्यू निकालता है दैट इज 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दोनों का जो वेरिएशन होता है ना एक्सेलरेशन का, उसका वैल्यू जो होता है सब्ट्रैक्शन करके दैट इज 0.034 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दीज आर द टिक बट्स, बट मेजर जो अभी हमने इसको डिराइव किया था वो याद रखो। ठीक है।